इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे साथ स्मृति ईरानी जी। आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। प्रधानमंत्री ने आज के इस बजट के बाद जो अपना संबोधन दिया, उन्होंने बताया बजट सबके लिए है, अमृत काल का पहला बजट है और उन्होंने कहा कि ये एक विकसित भारत के संकल्प के लिए लिया गया पहला कदम है। तो सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं आज कि इस बजट में ऐसा क्या है जो भारत को उस दिशा में ले जा रहा है। देखिए, आज का ये बजट न सिर्फ ग्रामीण अंचल में महिला सहायता समूह के बारे में चर्चा करता है, 9 करोड़ बहनों का जो टैलेंट है उसको किस प्रकार से देश की धरा पर और सशक्त कर सकते हैं उसका प्रावधान करता है। साथ ही साथ डिफेंस का सबसे ज़्यादा एलोकेशन आज के इस बजट में हर हिंदुस्तानी को प्रफुल्लित कर रहा है। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भविष्य के भारत का, विकसित भारत का भविष्य जो है वो कैसा भविष्य है, उस विकसित भारत के भविष्य में सिकल सेल एनीमिया की कोई जगह नहीं है। आज विशेष सिकल सेल एनीमिया जो 7 करोड़ हिंदुस्तानियों को प्रभावित करता है, उससे किस प्रकार से निजात पाई जाए उसका लक्ष्य इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। फ्यूचर क्या है हमारी इकोनॉमी का और मैन्युफैक्चरिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक प्रमुख अंग है। आज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से उसके निर्माण का ये बजट है। लेकिन साथ ही केयर इकोनॉमी हमारे राष्ट्र में सबसे एक सुदृढ़ व्यवस्था होने वाली है, जिससे सिर्फ राष्ट्र की दरकार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक योगदान दे सकता है। उस दृष्टि से 150 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना भी उसी दिशा में एक बहुत ही प्रमुख कदम है। प्रीति जी, वैसे ये उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी कि ये बजट के बारे में आपका विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी को ये अच्छी बातें कहेगी, लेकिन राहुल जी की बात मैं जरूर रखना चाहता हूं आपके सामने। उन्होंने ये कहा है कि ये मित्र काल का बजट है। सरकार कह रही है अमृत काल, वो कह रहे हैं मित्र काल। और मित्र काल के बजट में बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती आर्थिक असमानता पर कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आज जब उन्होंने मित्र का उल्लेख किया है इस अमृत काल में, तो वो मित्र कौन है? 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त का अनाज देना, 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके मोदी सरकार के मित्र देश के गरीब हैं। आज जब उल्लेख होता है कि 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक के खाते में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचाया, तो वो मित्र काल का मित्र कौन है? देश का किसान मोदी का मित्र है। आज जब प्रधानमंत्री आवास योजना में इजाफा होता है 66% का, तो वो गरीब कौन है जिसके अब तक 3 करोड़ घर बन चुके हैं? वो गरीब वो है जो आज मोदी का मित्र आप उसे कहते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि अभिनंदनीय है कि अमृतकाल गरीब को मित्र बनाता है देश के प्रधानमंत्री का। अमृतकाल मध्यम वर्गीय को प्रधानमंत्री का मित्र बनाता है। इसी मित्रता की वजह से ही तो भारत विकसित होगा और भारत का भविष्य जो है वो और सशक्त होगा और मजबूत होगा। स्मृति जी, कांग्रेस पार्टी लेकिन ये कह रही है कि जिस गरीब को आप मित्र बनाने की बात कह रही हैं वो केवल चुनाव की वजह से है। ये पॉपुलिस्ट बजट है, केवल अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए। देखिए, आज अगर आप गरीब की बात करें और अगर आप कहते हैं कि इस गरीब को सिर्फ बजट के लिए मोदी जी ने आज पॉपुलिज्म की दृष्टि से कोई ना कोई अनाउंसमेंट की, तो ये वो गरीब है जिसमें से 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पास तो बैंक का खाता नहीं था। और जब नरेंद्र मोदी ने गरीब के लिए बैंक का खाता खोलने की शुरुआत की तब कोई चुनाव नहीं था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता है कि जिस गरीब को आज तक बैंक का दरवाजा सिर्फ बंद दिखाई देता था, बैंक चल के उसके दरवाजे जाए। 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता पहली बार खोला जब, तब कोई चुनाव नहीं था। 11 करोड़ हिंदुस्तानी परिवारों के लिए जब टॉयलेट बनाने की घोषणा की तब कोई चुनाव नहीं था। किसी औरत ने इस देश में प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा था कि मुझे जन औषधि केंद्र में 1 रुपए का सैनिटरी पैड चाहिए। इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। किसी बेटी ने आकर ये नहीं कहा था कि मेरे स्कूल में अलग से मोदी जी टॉयलेट बना दीजिए, मैं वोट दे दूंगी, क्योंकि बच्चे वोट नहीं देते। लेकिन मोदी जी ने स्कूल में बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट बनाया। आज के बजट में भी बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और उसकी व्यवस्था के लिए प्रदेशों में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसकी भी बात हुई। बच्चे वोट नहीं देते। तो जिनकी लालसा मात्र राष्ट्र की चिंता नहीं है, जिनकी लालसा मात्र राष्ट्र की सत्ता है, वो बजट को जिस प्रकार से चर्चा में लाना चाहिए उनका अधिकार है। राष्ट्र जानता है, देश जानता है, दुनिया जानती है कि मोदी भारत के और भारत का सम्मान, भारत का समर्थन मोदी के लिए। प्रीति जी, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर हैं पी चिदम्बरम। देश के कई बार वित्त मंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई है, जिम्मेदारी ली है।
वो तो आज ये गिन रहे थे कि निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार कौन से शब्द कहे, तो उन्होंने गिन करके बताया। देखिए, एक बार भी उन्होंने बेरोजगारी का नाम नहीं लिया, एक बार भी गरीबी शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, एक बार भी उन्होंने असमानता शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो इतना ही कहूंगी कि उन्होंने बजट की शुरुआत ही इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से की। मैं आशान्वित थी कि चिदम्बरम जी को इंक्लूसिव शब्द की परिभाषा पता है, लेकिन वो क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ विशेषज्ञ अपने आप को मानते हैं, तो मैं तो एक गृहिणी के नाते एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि जब वो वित्त मंत्री थे तो चप्पल पे कितना टैक्स भरता था हिंदुस्तान का साधारण नागरिक। जब वो वित्त मंत्री थे तो टूथपेस्ट पे 27% का टैक्स भरते थे हिंदुस्तान के नागरिक। जब मोदी प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री से तो उन्होंने उस दर को घटाकर 18% कर दिया। जब वो मुख्यमंत्री थे, गृहिणी से पूछ लीजिए, किशमिश पर 12% का टैक्स लगता था। निर्मला सीतारमण बनी है तो किशमिश कम से कम 5% टैक्स पे आया है। चप्पल के लिए वो 10% का टैक्स देते थे, निर्मला जी ने उसको टैक्स को घटाया है। जब वो वित्त मंत्री थे तब आप साबुन का कर ले लीजिए तो वो 27% था, निर्मला जी ने उसको घटाया। जब वो वित्त मंत्री थे तो हमारे शहरों में सुअर की लाइन कैसे बने, सड़क पे कैसे कचरा उठाया जाए, सड़क कैसे बने, उसके लिए वो अर्बन लोकल बॉडी को सिर्फ 1 लाख करोड़ भेजते थे। मोदी सरकार उसी अर्बन लोकल बॉडी में देश भर में 18 लाख करोड़ रुपया भेज रही है। जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने किसान के खाते में 1 भी रुपया जमा नहीं किया। मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया 11 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में जमा कर दिया। अगर आपको कंपैरिजन ही करना है कि वो जब वित्त मंत्री थे तो क्या हाल था देश का, तो थोड़े से आंकड़े तो मैंने ही आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक और नेता का कमेंट बताता हूं। वो तो ये खुल के कह चुके हैं कि आज केंद्र में मोदी जी हैं, कल को मैं भी हो सकता हूं, अरविंद केजरीवाल। वो ये कह रहे हैं ये बजट ऐसा है ताकि मैं जी उन्होंने तो ये कहा है कि ये पहली बार ऐसा बजट देख रहे हैं जो महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। शिक्षा का बजट घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, ऐसे बजट तैयार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश का बजट है, इसलिए शायद उन्होंने जिस सूक्ष्म दृष्टि से और विपक्षीय दृष्टि से बजट को देखा तो निश्चित रूप से उनसे सराहना की अपेक्षा नहीं है। अगर गरीब के लिए बजट है और गरीब को 2 लाख करोड़ रुपए से 1 साल के लिए मुफ्त का अनाज मिल रहा है, उससे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों आपत्ति है, ये तो आप उनसे पूछिए। अगर गरीब की बेटियां नर्सिंग कॉलेज में जाएंगी, उसके लिए 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस बनने वाले हैं, उसके लिए क्यों आपत्ति जता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसका जवाब वो दें। अगर आज मोदी जी बात करते हैं कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा का एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड मिलेगा जो देश के किसानों को जाएगा, जो मत्स्य संपदा योजना को जाएगा अथवा एनिमल हस्बेंड्री को जाएगा, उससे केजरीवाल जी को क्यों एतराज है, तो केजरीवाल जी जाने। अगर आज हम कहते हैं कि कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 33% का इजाफा होता कि सड़कें ज्यादा बने, एयरपोर्ट ज्यादा बने, डैम बने, लोगों को नौकरियां मिले, तो उससे अरविंद केजरीवाल क्यों परेशान है, तो वो जाने। मैं तो इतना ही कहूंगी, भविष्य के भारत का बजट वर्तमान को सशक्त करने का ये बजट है। प्रीति जी, दरअसल विपक्ष को इस बात से भी ऐतराज हो रहा है और कई नेताओं ने बात कही आज कांग्रेस पार्टी के कि मोदी जी हर बार जब कोई योजना या बजट लाते हैं तो उसमें वो उस साल की बात नहीं करते। पहले उन्होंने 2022 का लक्ष्य दे दिया था, अब उन्होंने 2047 कह दिया है। तो कहते हैं कि हमेशा क्या मोदी जी रहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगी कि मोदी जी के इस लक्ष्य से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को ऐतराज नहीं है। क्या वो ज्यादा संकेत नहीं बताता आपको विपक्ष से? धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्मृति जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।